नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से अब आपको घर बैठे रोज़ शाम को 4 बजे एक नए को लीडर की सेमिनार देखने को मिलेगी, जिसमें आप नए प्रोस्पेक्ट को भी ला सकते हैं, नए प्रोस्पेक्ट को भी वो सेमिनार अटेंड करा सकते हैं, क्योंकि वो सारी एक अपॉर्चुनिटी सेमिनार होगी जिसके थ्रू हम लोगों को ये बता पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम की जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कैसे बेटर है, आप किस तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये सारे जो एपिसोड हैं वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर ही आएंगे, इसलिए आप प्लीज़ आप इसे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी टीम के सारे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। आज हम बात करते हैं, इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ था और मेरी एजुकेशन आई एम सिंपली बीकॉम। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। मेरे से कई लोग यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, ज्ञानी होंगे। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। जीवन के हर क्षेत्रों में मेरे से ज़्यादा अनुभव आपके पास है, लेकिन मेरे पास सिर्फ आरसीएम का अनुभव है। तो क्योंकि जीवन में सीखने की जब बात आएगी तो मैं आपसे निश्चित रूप से सीखूंगा, लेकिन क्योंकि आज मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आरसीएम में मेरा अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। 1973 में जन्म के बाद अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना करियर चालू किया था। प्राइवेट नौकरी से करियर क्यों चालू किया, बिल्कुल आप जान सकते हैं कि परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी से मुझे शुरुआत करनी पड़ी। 1973 में जन्म के बाद अपनी बीकॉम का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने एक प्राइवेट नौकरी से अपना करियर चालू किया। 750 रुपये, 750 रुपीज़ ओनली। 750 रुपये में मैंने नौकरी की। परिवार का इकोनॉमिकल स्टेटस ठीक नहीं था। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था। पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। 6 भाई बहनों का परिवार आप ही सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी फैमिली में सबसे छोटा हूं और मेरी जो एज है लगभग 46 है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जो मदर और फादर की एज क्या होगी। पूरी फैमिली में सबसे छोटा मैं हूँ और जिस समय हमारा 6 भाई बहनों का परिवार था उस समय न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन नहीं था। उस समय सभी के इसी तरह से 4, 6, 8, 10 बच्चे हुआ करते थे और उस ज़माने में हमारी जो फैमिली थी सबसे छोटी थी, स्वीट थी, क्योंकि हमारे आसपास में सबके किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10 बच्चे हुआ करते थे और हमारे माँ बाप के 6 बच्चे ही थे। यूँ तो सबसे छोटा वाला बच्चा लाडला होता है, लेकिन दोस्तों वो तब होता है जब परिवार एकदम संपन्न होता है। यहाँ पर चैलेंज ये था कि मेरे फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे और प्राइवेट गवर्नमेंट सर्वेंट थे और डिफेंस सर्विसेज के अंदर थे। फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और जब मैं 9 साल का था तब पिताजी रिटायर्ड हो गए थे और उनकी 250 रुपये पेंशन आया करती थी और थोड़ा बहुत मकान का किराया आता था। 6 भाई बहनों स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी जिद्दोजहद से, बड़े संघर्ष से हमारे माँ बाप ने हमारी एजुकेशन को कंप्लीट कराया और उसके बाद मैंने प्राइवेट नौकरी से जब करियर चालू किया, 1 साल तक लगातार काम करने के बाद मुझे पता चला कि जीवन में सपने देखना अलग बात है और उनको पूरा करना बिल्कुल अलग बात है। खैर, नौकरी तो मैंने चालू कर दी, लेकिन सपने मेरे मरे नहीं थे, इसलिए मैं लगातार कुछ न कुछ किया करता था। 8 साल तक मैंने प्राइवेट जॉब करने के बाद मेरी सैलरी लगभग 13,000 हो गई, 13,000। जब मेरी 13,000 सैलरी थी तो उस समय बड़े बड़े जो सरकारी पदों पर लोग रहते हैं उनकी सैलरी भी इतनी नहीं हुआ करती थी। ये 1999 की बात कर रहा हूँ। 13,000 की सैलरी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी कामयाबी का जिक्र किसी व्यक्ति के साथ होता था तो वो सब लोग कहते थे कि कामयाबी तभी मिलेगी जब आप बिजनेस करेंगे, सपने तभी पूरे होंगे जब आप बिजनेस करेंगे। तो लगभग मैंने 100 टाइप ऑफ बिजनेस मैंने अपनी नौकरी के साथ किए। कभी कंपनी मुझे कलकत्ता भेजती थी तो वहाँ से मैं CD प्लेयर लाकर 4,000 का लाकर भीलवाड़ा में 5,000 का बेच देता था। कभी कलकत्ता से हेनरी हिल की शर्ट लाकर 400 रुपये की लाकर पे 500 रुपये बेचता था। इस तरह लगभग मैंने 100 तरह के बिजनेस अपनी नौकरी के दौरान किए। लेकिन हर बिजनेस के एक चैलेंज होता है, हर बिजनेस की एक समस्या होती है और अल्टीमेट हर बिजनेस को करने के बाद पता चलता था कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन जीवन में एक छोटी सी घटना घटी। ये सन 2000 की बात है, अगस्त का महीना है। मैं अपनी नौकरी को ख़त्म करके रात को 8 बजे घर से निकल रहा था, ऑफिस से निकल रहा था घर के लिए।
तो मेरी कंपनी में मेरे बॉस मिस्टर प्रहलाद राय ने मुझे रोका और मुझे कहा कि कल संडे है, अगर समय है तो मेरे घर पर आओ। दोस्तों, वैसे तो आप में से कोई भी आदमी मुझे बुलाता था, क्योंकि उस समय मेरी डेजिग्नेशन जो थी वो डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर की थी। आप में से कोई भी आदमी मुझे बुलाता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं ईगो से भरा हुआ था कि ये मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन बॉस ने बुलाया था इसलिए मैं गया। बॉस ने मुझे 5-7 जो लोग बैठे थे उनके हॉल में वहाँ पर ले जाकर बिठा दिया और मुझे कहा था कि एक बिजनेस प्लान है, ऐसा बिजनेस प्लान है जिसको हम नौकरी के साथ कर सकते हैं, जिसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें फिक्स समय देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब किताब रखने की भी ज़रूरत नहीं है और बिना टेंशन का बिजनेस है। जब मैंने ये बातें सारी सुनी तो क्योंकि मैं 100 तरह के बिजनेस कर चुका था तो मुझे पता चल गया था कि ये बॉस है ना, उसका दिमाग खराब हो चुका है और ये मुझे ऐसी बातें बता रहा है जो बिजनेस की एसेंशियल चीज़ें हैं और बिजनेस में जो जो चीज़ें होती है वो इन्हीं चीज़ों के लिए मना कर रहा है। खैर, मजबूरी थी, बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, एक कार्टून आया, सूट पहनकर, टाई पहनकर। उस कार्टून को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर था 48 डिग्री, अगस्त का महीना था और इस आदमी ने सूट पहन रखा था और एसी हॉल भी नहीं था। तो मैं बड़ा समस्या में गिर गया कि यार ये कौन से प्रदेश का आदमी है, इसको इतनी सर्दी क्यों लग रही है गर्मी के अंदर। लेकिन दोस्तों, खूब मैंने ध्यान देने की कोशिश की लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। उस समय इंटरनेट और गूगल का ज़माना नहीं था। आपका इंटरनेट और गूगल का ज़माना है, आप जब भी किसी समस्या में गिरते हो तुरंत गूगल को खोल के देख लेते हो, लेकिन हमारे समय पे इस तरह का गूगल नहीं हुआ करता था। खैर, मुझे आंसर नहीं मिला, लेकिन एक कार्टून गया, दूसरा कार्टून आ गया। दूसरे कार्टून ने बोला, तेज दोस्तों नमस्कार, इन लोगों को 500 रुपये आने वाले हैं, बजाओ ताली। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि 500 रुपये इनको आने वाले हैं तो ताली में क्यों बजाऊं। अल्टीमेट मैंने ताली नहीं बजाई और मैं चुपचाप बैठा रहा वहाँ पर। उठकर इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मेरा बॉस बार बार मेरी तरफ देख रहा था। अगर बॉस उस समय नहीं होता तो शायद मैं चला जाता और मैं इस बिजनेस में कभी नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा भी यही निवेदन है कि इस वीडियो को अंतिम समय तक आपको देखना है, इस सेमिनार को अंतिम समय तक देखना है, कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जानने में कोई बुराई नहीं होती, करना ना करना ये हमारा अपना ओन फैसला हो सकता है, अपने दिमाग का फैसला हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ को नहीं जानना अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के बराबर होता है। आज आपके आसपास जो जगह है, जिस जगह आप रहते हैं, वो लाखों रुपए स्क्वायर फीट की जगह है, लेकिन वो जगह जहाँ पर आप रह रहे हैं आज के ठीक 50 साल पहले 100 रुपये गज में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी को समझा, जिन लोगों ने समझा कि आने वाले समय में ये सिटी कितनी तेज गति से डेवलप होगी और 50 साल में कहाँ तक जाएगी, और जिन्होंने वो जगह ली आज करोड़पति है। लेकिन हमारे फादर के पास भी उस समय पैसे थे, उन्होंने जगह नहीं ली। आज कल वो हमें किस्से कहानी सुनाते हैं, ये जगह तो मुझे भी मिल रही थी 50 रुपये गज में, मैं भी ले लेता तो करोड़पति होता। किसी ने रोका नहीं, लेना चाहते थे तो ले सकते थे। दोस्तों, अल्टीमेट सेमिनार के 3-4 कार्टून आ गए सूट और कोट पहनकर। सबसे एंड में एक कार्टून और आया, उस कार्टून ने मेरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने आकर 5-7 मिनट तक तो ऐसी बात की जो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन 5-7 मिनट बाद वो कुछ किस्से कहानी सुनाने लगे और उनकी सारी कहानी प्रेमिका और प्रेमी को लेकर थी और मेरी एज भी उसी समय की थी और मैं बड़ा इंटरेस्ट से उसको सुनने लगा। और थोड़ी देर बाद मैं सोच कर परेशान होने लगा और दोस्तों, थोड़ी देर बाद तो मैं भूल ही गया कि मैं क्यों सेमिनार में आया। मैं तेज हंसने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। और जब मैं ऐसा तेज हंस रहा था तो मेरा बॉस देखकर वो भी मुस्कुरा रहा था, वो भी खुश हो रहा था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये बॉस मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। अब जाके मुझे समझ में आया कि वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरा काम हो गया, ये हंस गया, इसका मतलब ये बिजनेस समझ गया है और ये मेरे साथ बिजनेस करेगा। दोस्तों, अल्टीमेट सेमिनार खत्म हुई, मैं घर पर गया। अगले दिन जब ऑफिस में गया तो पियोन ने मुझे जाते ही बताया कि बॉस ने आपको याद किया है। मैं बॉस के चैम्बर में गया तो बॉस ने पहली बार मेरे साथ मुस्कुरा कर कहा, वेलकम, आइए बैठिए, और मेरे सामने पानी की गिलास पकड़ाई, गिलास को आगे खिसकाया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बदला बदला सा स्वभाव बॉस का मुझे जीवन में पहली बार दिख रहा था। ऐसा बॉस ने कभी भी मेरे साथ नहीं किया था। अल्टीमेट मैंने पानी पिया, मुझे वहाँ पर बिठाया गया और एक काले कलर का एक बैग पड़ा था जिसके अंदर 3 जोड़ी कपड़े थे।
उस काले कलर के बैग की तरफ इशारा करते हुए मेरे बॉस ने कहा कि ये तुम्हारे लिए। दोस्तों मुझे पता नहीं था कि ये मुझे क्या देना चाह रहे हैं, ये किस तरह का बिजनेस है। मैं उस बैग को देखकर सिर्फ ये समझा कि अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद ये दिवाली का कोई गिफ्ट होगा। तो मैंने अपने बॉस से धीरे से कहा, सर दिवाली का गिफ्ट दिवाली से पहले? तो बॉस ने कहा ये दिवाली का गिफ्ट नहीं है, ये जिस बिजनेस को तुमने कल देखा है उसकी किट है, और इस किट का 1500 रुपए लगता है और तुम्हारी सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। दोस्तों भयंकर झटका लगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कटने की बात वो कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेट में बोल नहीं सकता था। बनिए का बेटा था, थोड़ा इंटेलिजेंट था। उस समय इस बिजनेस को करने के लिए किट परचेज करनी पड़ती थी, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन जब आई उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना पड़ता। यानी अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक भी रुपया का माल खरीदना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ एक भी रुपए का माल खरीदना नहीं है। आप 100 रुपए का चाहे तो 100 रुपए का खरीदिए, 1000 का चाहे तो 1000 का खरीदिए, 10,000 का चाहे तो 10,000 का खरीदिए, आपको ऑटोमेटिक जिस स्लैब में है उसका कमीशन मिल जाएगा। लेकिन जब आप किसी को नीचे स्पॉन्सर करते हैं, अगर आप नीचे स्पॉन्सर करने की बात करते हैं, तभी आपको 1000 के प्रोडक्ट को लेकर इस सिस्टम की शुरुआत करनी पड़ती है। तो अल्टीमेट बनिए का बेटा था मैं सोच रहा था कि बॉस के सामने अभी बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं बॉस के सामने कुछ बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, और दिवाली पे इंक्रीमेंट भी लगता है, इंक्रीमेंट पे इसका असर आएगा। अल्टीमेट मैंने उस किट को ली और चल दिया। अब बॉस ने मेरा नाम डायरी में लिख दिया, क्योंकि मैं अब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका था। 3 मीटिंग में लगातार मेरे बॉस ने मुझे लगातार बुलाया, लेकिन 3 मीटिंग के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया। और दोस्तों मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी सेमिनार में आने से, किसी ट्रेनिंग में आने से आपको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा, आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। किसी भी बिजनेस में आप कामयाब तब होंगे जब उस बिजनेस की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा, आपके चैलेंजेस आपके हट जाएंगे, आपकी क्यूरीज का अगर हल हो गया तो ही आप कामयाब होंगे। और आपकी क्यूरीज का जो हल सिर्फ एक जगह पर होता है, वो काउंसल विद अपलाइन के साथ। जब अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हैं, सेमिनार में जब आप बात करते हैं, तो 1 to 1 बात नहीं होती, वहां पर एक आदमी बोलता है, आप सबको लोग सुनना पड़ता है। लेकिन काउंसलिंग में जब विचार विमर्श करते हैं, आप परामर्श लेते हैं, तो आपको भी बोलने का अधिकार होता है। जब आप बोलते हैं तो मन की शंकाएं निकलती है। दोस्तों अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता और कोई 100 फीट गहरी खाई में जहां पानी है आपको देखने के लिए कहे, तो आप बड़े डर से इस तरह से आप देखेंगे। लेकिन अगर आपको तैरना आता है, अगर आप गोताखोर हैं, तो आप एकदम नजदीक जाकर बड़े कॉन्फिडेंस से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तैरना आता है। दोस्तों यही प्रश्नों के हल मिलने के बाद आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो जब काउंसलिंग में बुलाया गया, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ये बिजनेस मेरे लिए बना है, मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। दोस्तों 12 घंटे की नौकरी के बाद भी मैंने इस बिजनेस को किया। कई लोग आपसे मिलेंगे, वो आपसे कहेंगे कि सर हम तो इतने घंटे की नौकरी करते हैं, सुबह से शाम काम करते हैं, थक जाते हैं, हम कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों टाइम किसी के पास नहीं होता, सबके पास 24 घंटे हैं। भगवान ने, अल्लाह ताला ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं, 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं। बात सिर्फ 24 घंटे की है दोस्तों। 24 घंटे की किस तरह से इस्तेमाल करें कि कुछ लोग 24 घंटे में करोड़पति बन जाते हैं, सारे सपने पूरे कर लेते हैं, और कुछ घंटे 24 घंटे में केवल मजदूर बन के रह जाते हैं, 10, 20, 50 हजार की नौकरी करके ही रह जाते हैं। तो किस तरह से उस समय का इस्तेमाल करना है उस पर डिपेंड करता है। जब कोई आदमी आपको कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे, अगर कोई आदमी आपको कहता है कि साहब मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे समझ में नहीं आया। दोस्तों अनिल अंबानी जी हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जब उनके सीने में थोड़ा सा दर्द हुआ और डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर ये दर्द है तो आपको रोज सुबह 2 घंटे व्यायाम करना पड़ेगा, रोज 2 घंटे आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दोस्तों अनिल अंबानी के पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि बात समझ में आ गई कि जान है तो जान है, क्योंकि हम जितने भी बड़े हैं वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। अल्टीमेट जिंदगी को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, जिंदगी का बढ़िया रहना बहुत जरूरी है, हेल्थ का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि समझ में आने के बाद आदमी कर लेता है। अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों मुझे समझ में आ गया था, इसलिए 12 घंटे की नौकरी के बाद भी मैंने लगातार इस बिजनेस को करना जारी रखा। पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, रोज
जब ऑफिस के लिए घर से निकलता था तो 1 घंटे पहले, ऑफिस से जब आता था तो 1 घंटे बाद आता था, लोगों से मिलता था, मीटिंग और सेमिनार के इनवाइट करता था। और सैटरडे संडे का जो मेरा टाइम होता था, उस सैटरडे संडे के दिन मैं बड़ा ही बिजी रहता था। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी वाइफ का, जिन्होंने मुझे पल पल सहयोग दिया और कभी भी ऐसा मुझे एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने डे 1 से ही अपनी वाइफ को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया था। उन्हें बता दिया था कि कोई सपने पूरे होंगे तो इसी बिजनेस की वजह से होंगे, और जब उनका विजन क्लियर हुआ तो उन्होंने भी मुझे रोकना बंद कर दिया और अल्टीमेट मैंने तेज गति से काम करना चालू किया। सैटरडे संडे में मैं 175 से लगाकर 250 किलोमीटर तक का स्कूटर पर सफर तय कर लेता था। एक एक व्यक्ति को समझाने के लिए हम चले जाते थे, क्योंकि मामला क्लियर था। पैसे ज्यादा खर्च हो रहे थे, आ कम रहे थे, लेकिन अल्टीमेट क्योंकि जब विजन बड़ा होता है तो आप रुकते नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोयले का भरा हुआ ट्रक है, इसके अंदर हीरा है, आप निकाल लीजिए और ले लीजिए। दोस्तों, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपने देखा नहीं है, आपको सिर्फ कहा गया है, आपको मेरे पर बिलीव है, तो कुछ लोग ट्रक को खाली करना चालू कर देंगे, लेकिन उनके अंदर जोश नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आंखों से ये चीज नहीं देखी। लेकिन उसी ट्रक में मैं एक हीरा सबको बताकर ट्रक की तरफ फेंक दूं और फिर किसे कहूं कि इसके अंदर हीरा है, तो यहां पर सबका विजन क्लियर है। दोस्तों, आपको लगेगा कि 1 घंटे के अंदर वो पूरी ट्रक को खाली कर देंगे और हीरो को ढूंढ लेंगे। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब विजन क्लियर होता है तो कोई रुकता नहीं है। और तेज गति से जब मेरा विजन क्लियर चालू हुआ तो मैंने काम करना चालू किया। 1 साल तक पार्ट टाइम स्पेयर टाइम नौकरी के साथ किया, और 1 साल के बाद मैं इस बिजनेस के शुरुआती जो 3 रॉयल्टी एचर थे उनमें से 1 रॉयल्टी एचर बना। और जब मैं रॉयल्टी एचर बना तो मेरी 1 महीने की इनकम आई 23,000, सैलरी थी 13,000, इनकम आई 23,000 की। लेकिन मजे की बात है, सबसे ज्यादा सीखने का विषय यह है कि इस बिजनेस में आपकी टीम चार्ज किस चीज से होती है। आपकी टीम चार्ज लोगों के कमीशन को देखकर नहीं होती, आपकी टीम चार्ज होती है आपके कमीशन को देखकर, आपकी इनकम को देखकर, आपकी लाइफस्टाइल को देखकर। लेकिन जब मुझे 23,000 का कमीशन मिला और भिलोड़ा की पहली एनिवर्सरी के अंदर मुझे ट्रॉफी से टीसी छाबड़ा जी ने सम्मानित किया, दोस्तों वो सम्मान देखकर, वो मेरी प्रमोशन को देखकर, जो बीसी छाबड़ा जी ने प्रमोशन किया, मेरी टीम के जो 50 आदमी हैं उनके विजन क्लियर हो गए। उन्हें लगा कि ये आदमी हमारे साथ जीरो से काम चालू करता है और 1 साल में रॉयल्टी टीचर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं। और अल्टीमेट मेरी टीम के सारे लोगों ने काम चालू कर दिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विषय है करके बताओ। अगर आप सिर्फ बोलेंगे कोई आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन जब आप करके बताएंगे तो सामने वाले को विजन क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं अभी यहां से घर से यहां पर आ रहा था तो मैंने 100 फीट का हाथी देखा, तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और आप सोच लेंगे कि मैं 100% झूठ बोल रहा हूं। लेकिन अगर वो हाथी मैं आपको दिखा दूं तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? आपको 100% बिलीव होगा, क्योंकि आपने देख लिया। जब आप अंतर्मन की आंखों से किसी चीज को देख लेते हैं तो आपका बिलीव पैदा हो जाता है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं रॉयल्टी टीचर बना, लेकिन जब लोगों का विजन क्लियर हुआ तो मुझे इस बिजनेस में तेज गति से काम करने में परेशानी आने लगी, क्योंकि मैं नौकरी करता था और आदमी बहुत सारे हो गए मेरी टीम में। अब सब लोग मुझे परेशान करते थे कि सर हमारे यहाँ पर आ जाओ मीटिंग लेने, हमारे यहाँ पर आ जाओ, और मेरे अल्टीमेट मेरे पास समय की कमी रहने लगी, क्योंकि मैं नौकरी के साथ इस बिजनेस को अब नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेट एक दिन मैंने बिना किसी से पूछे हुए अपनी 13,000 की नौकरी को तिलांजलि दे दी, छोड़ दी। हालांकि सब लोग नाराज हुए, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मुझे 13,000 सैलरी मिलती है तो मेरी काबिलियत से मिलती है, अगर कोई एहसान होगा तो 3-4 हज़ार का होगा। इसका मतलब मुझे मौका देना चाहिए अपने आप को। नौकरी तो मैं कभी भी कर लूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत तो है ही। और अल्टीमेट तेज गति से मैंने बिजनेस करना चालू किया। मेरी टीम के लोगों का सहयोग मिला, मेरी टीम के लोग बड़े उत्साहित थे, मैं टाइम देता था उनको, अलग अलग जगह जाकर मीटिंग लेता था। 2002 अक्टूबर में मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर बना और मेरा 1 महीने का कमीशन 2,85,490 रुपए, 2,85,490 रुपीज। ये बात बता रहा हूँ 2002 की। उस समय मारुति 800 जो है ना 1,75,000 की आती थी और मैंने एक चुटकी से उस कार को खरीदा था। उससे पहले जब मैं कार लेना चाहता था तो मुझे किसी ने 50,000 का लोन देने से भी मना कर दिया था। जिन लोगों ने मुझे 50,000 का लोन देने से मना कर दिया था, आज मुझे वो 10-10 करोड़ का लोन मेरे चैम्बर के बाहर खड़े होकर मुझे इंटरव्यू देकर देते हैं। ये समय की बात है, ये वक्त की बात है। समय को बदलते देर नहीं लगती। आपकी कितनी काबिलियत है, आप कितने कमिटेड हैं अपने विजन के प्रति, इस पे ये चीज डिपेंड करती है। 2,50,000 का चेक आया। यहां पर मेरे से एक बड़ी गलती हुई जो दोस्तों आप मत करना। मुझे लगा
साला मैं तो सांप बन गया। मेरे से ज्यादा समझदार कोई आदमी नहीं है। मैं कामयाब इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है, और यही मेरी गलती थी। दोस्तों, इस बिजनेस के शुरुआती लेवल पे तेज गति से काम करने का तरीका तो मैंने ढूंढ लिया। दोस्तों, आपके साथ भी यही होगा। आप जब इस बिजनेस के एमराल्ड लेवल तक आएंगे तो आपके पास मेहनत से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तेज गति से आपको दौड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप एमराल्ड से ऊपर की पिन पर जाएंगे तो वहां पर आपको दौड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपकी टीम की डुप्लीकेशन को, पावर को समझना पड़ेगा, आपकी टीम को हैंडल करना पड़ेगा। उस समय आप दौड़ लगाएंगे तो 30 ही दिन है, समय आपके पास कम पड़ने लग जाएगा, टीम के लोग नाराज होने लग जाएंगे। तो आपको सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे सिस्टम बनाना नहीं आता था। उसका अल्टीमेट रिजल्ट यह था कि मेरा बिजनेस अब बढ़ने की बजाय गिरने लगा, क्योंकि लोगों में असंतुष्टि आने लगी, क्योंकि मैं अब लोगों के पास टाइम नहीं दे पा रहा था और मेरी टीम में मेरे अलावा कोई डुप्लीकेट लीडर नहीं था। और अल्टीमेट मेरा बिजनेस गिरा, इतना गिरा कि दोस्तों, अगर मैं सही सही बताऊं तो 2500 रुपये का कमीशन आ गया था 2,85,000 के बाद। भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा हो। टोटल इनकम का 1%। आई एम इन द डिप्रेशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अल्टीमेट 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। 3 महीने बाद मेरी गुड़िया ने अपने स्कूल के अंदर एक कविता वो याद कर रही थी। उसने कहा था, उस कविता को याद करते करते उसने एक लाइन बोली, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और दोस्तों, ये लाइन मेरे को इतनी पंच की कि मैंने फिर ये सोचा कि मेरी गलती क्या है। अक्सर जब हम नाकामयाब होते हैं तो लोगों की गलतियां निकालते हैं। मैं नाकामयाब क्यों हुआ हूं? क्योंकि मेरी अपलाइन खराब है। मैं नाकामयाब क्यों हुआ हूं? क्योंकि कंपनी खराब है। मैं नाकामयाब क्यों हुआ हूं? क्योंकि सिस्टम खराब है। मैं नाकामयाब क्यों हूं? क्योंकि बारिश आ गई थी। मैं नाकामयाब क्यों हूं? क्योंकि राजनीति खराब है। मैं नाकाम क्यों हूं? क्योंकि देश खराब है। मैं नाकामयाब क्यों हूं? क्योंकि माँ बाप खराब है। मैं नाकामयाब क्यों हूं? कि वाइफ खराब है। लेकिन दोस्तों, जो भी आप अपनी नाकामयाबी का कारण बता रहे हैं, दोस्तों, उसके अंदर परिवर्तन करने का अधिकार आपके अंदर नहीं है। आप अगर जीवन में कोई परिवर्तन कर सकते हैं तो अपने अंदर कर सकते हैं, खुद के अंदर ही परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया में आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यानी सुधारना है तो खुद को सुधार सकते हैं, दुनिया को आप कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। और अल्टीमेट जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपने अंदर सुधार करना चालू किया और लगातार तेज गति से काम करना चालू किया। आज मुझे इसी बिजनेस को करते करते 20 साल हो गए। जवानी से लगाकर बुढ़ावस्था तक मैंने इस बिजनेस में काम किया। पूरी जीवन मैंने इस बिजनेस में लगा दिया। मुझे और ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बिजनेस के अलावा, लेकिन इस बिजनेस के नॉलेज है और मैं चाहता हूं कि मेरे इस नॉलेज के थ्रू आप कुछ लोगों को भी इसका फायदा हो जाए तो आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो पृथ्वी का हर इंसान कामयाब हो सकता है। क्योंकि न मेरे अंदर ज्यादा दिमाग था, मैं न पढ़ने में होशियार था और न ही कोई दूसरी एक्टिविटीज में होशियार था। लेकिन एक ही चीज मैंने काम किया, ध्यान को भटकाया नहीं, ध्यान को एक जगह रखा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम किया। दोस्तों, पूरी दुनिया में चूहे ज्यादा हैं, इंसान ज्यादा है, गधे ज्यादा है, गाय ज्यादा है, लेकिन रोड पर हमेशा कुत्ता ही मरता है। आपको पता है रोड पर कुत्ता ही क्यों मरता है? रोड पर कुत्ता इसलिए मरता है क्योंकि कुत्ता कंफ्यूज होता है और कंफ्यूज करता है। सामने जब कोई ट्रक आती है तो पहले लेफ्ट में जाता है, तो ट्रक वाला लेफ्ट में जाता है तो कुत्ता राइट में आ जाता है, ट्रक वाला राइट में जाता है। तो अब जब वो ऐसे करता है तो अल्टीमेट ट्रक वाला लास्ट में सोचता है कि यार ये किधर जाएगा मुझे पता ही नहीं, तो गाड़ी को तेज चलाता है और कुत्ता उसी गाड़ी के नीचे आके मरता है। दोस्तों, अगर चालू कर दिया तो ध्यान को इधर उधर एकाग्र रखना, ध्यान को इधर उधर मत करना, यही आपकी कामयाबी का कारण बनने वाला है। दोस्तों, 20 साल हो गए, लोग बाग मेरे से पूछते हैं 20 साल हो गए आपको इस बिजनेस में, क्या है आपके पास? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं क्या चाहिए आपको? अगर आपकी सफलता का तरीका क्या है? हालांकि मैं जो 20 साल में पहुंचने के बाद जो मेरे सफलता की परिभाषा है वो मेरे से आप सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो सहमत तब तक नहीं होंगे जब तक 20 साल का आपके पास अनुभव नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि पैसा, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर यही सफलता है? तो दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। बिरला जब अरबपति बन गया
तब उसे बिरला मंदिर बनाने की याद आई। टाटा खरबपति बन गया, तब उसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने की याद आई। इसका मतलब है अल्टीमेट आदमी जीवन में संतुष्टि के लिए दौड़ता है, और जब आप सोचते हैं कि पैसों से संतुष्टि आएगी, और जब पैसा आपके पास आता है तो दूसरी चीजें आपके यहां से गायब हो चुकी होती है, और इसी वजह से पैसा आने के बाद भी आपके पास संतुष्टि नहीं होती। दोस्तों, लेकिन मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। अब से मैं कितनी भी आदर्श की बात करूं, जब तक आप उस चीज का अनुभव नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलो पैसों की बात करते हैं। क्या है पैसा, क्या होते हैं सपने, लोगों के क्या सपने होते हैं। सपना होता है कि साहब मेरे पास एक बहुत बड़ी कार, यही तो सपना होता ना कि मेरे पास बहुत बड़ी कार हो। दोस्तों, मेरा भी सपना था एक समय कार का, लेकिन जब मैंने पहली कार ली थी ना मारुति 800 1,75,000 में, उस समय पूरे मोहल्ले में मेरे पास कार थी, मेरे सारे दोस्तों में केवल मेरे पास ही कार थी, किसी रिश्तेदार के पास कार नहीं थी। इतना क्रेज था कार का मुझे कि रात को 2 बजे भी मेरी नींद खुल जाती थी तो मैं कार की सफाई करता था। ये क्रेज था कार लेने का। लेकिन एक समय आया, इनकम आने लगी, तो मैंने दूसरी कार ली, टोयोटा की क्वालिस। टोयोटा कंपनी हिंदुस्तान में लॉन्च हो गई थी। फिर मैंने 6 महीने बाद ही तीसरी कार ली, इनोवा। फिर चौथी कार ली, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कारों पे कारें लेना पड़ी। और आज कार लेना मजबूरी है हमारी। एक समय कार लेना चॉइस होती थी, कार लेना मजबूरी क्यों है? क्योंकि बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारा अकाउंटेंट है, वो बार बार बोलता है कि सर कार ले लो, नहीं तो ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन कार चॉइस की वजह से ले रहे थे और आज कार लेना ही मजबूरी है। इसे कहते हैं गेम चेंज। गेम चेंज अगर आपको करना है तो आपको बात को समझना पड़ेगा। क्या सपना होता है? सपना यही होता है ना कि मेरे पास एक बड़ा सा मकान होना चाहिए, बड़ा सा बंगलो होना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहला प्लॉट इसी भीलवाड़ा में लिया था, और मजे की बात है कि भीलवाड़ा में वो प्लॉट मैंने लिया था लगभग 65,000 में। उस समय 5,000 रुपये का प्रोविडेंट फंड पे लोन लेना पड़ा था मुझे। 5,000 रुपये मैंने दोस्तों से उधार लिए थे जब मैंने पहला प्लॉट लिया था नौकरी के साथ, और सोचा कि रिटायरमेंट तक मैं इस पे मकान बना लूंगा। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया 2002 में, मैंने 28 लाख रुपए का मकान लिया, 15 लाख रुपए का ICICI बैंक से लोन लिया था। जब मैंने लोन लिया था तो बैंक वाले ने पूछा था कि लोन कितने साल में चुका दोगे, तो मैंने कहा कि मैक्सिमम कितने साल में चुका सकता हूं, तो उन्होंने कहा 15 साल में। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, वो लोन मैंने 6 महीने में चुका दिया। जब मैंने वो लोन चुका दिया तो मुझे लगा कि मकान ही छोटा है। फिर मैंने 1.5 करोड़ का मकान लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, फिर 5वां लिया, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मकान पे मकान ले लिए, कई जगह पर मकान ले लिए। और दोस्तों, अभी तो हम कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, मकान बनाने का ही काम करते हैं। अगर आपको मकान की जरूरत है तो प्लीज आप संपर्क कीजिए, बनिया हूं, इसलिए एक साथ 2-2 काम कर लेता हूं। एक दिन मकान लेना मजबूरी थी, आज मकान लेते ही जाते हैं। इसे कहते हैं गेम चेंज। अगर ये गेम चेंज करना है तो आपको आगे सुनना पड़ेगा। क्या सपने होते हैं? सपने यही तो होते हैं, बच्चे महंगी से महंगी स्कूल में पढ़े। दोस्तों, मेरी एजुकेशन हुई है इसी भीलवाड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 10 में, जिस बिल्डिंग में मेरी जो होटल है उसके अंदर मैं ये शूटिंग कर रहा हूं। और मजे की बात है, इसी होटल वाली लाइन में ही स्कूल थी जिसका नाम था वार्ड नंबर 10। वहां पर सालाना फीस होती थी 5 रुपए। सालाना 5 रुपए फीस में मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। और दोस्तों, जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की। लेकिन मेरी गुड़िया जब 4th क्लास में पढ़ती थी ना, उसकी 7 लाख रुपए फीस थी। बीट्स में बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी, 7 लाख रुपए उसकी फीस होती थी। और आज वो SD में पढ़ती है, इंटरनेशनल डिजाइन का जो स्कूल है उसके अंदर पढ़ती है, और सालाना 25 लाख रुपए उनकी फीस हुआ करती है। दोस्तों, इसे कहते हैं गेम चेंज। ये गेम चेंज है तो आपको आगे सुनना पड़ेगा। क्या सपना होता है? लोगों का सपना होता है कि बीवी का ज्वेलरी बैग्स फुल हो। दोस्तों, मैंने अपनी वाइफ को 2007 के बाद जब ब्रेक इवन पॉइंट मैंने तोड़ा। क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? जब आपके जीवन के सारे गड्ढे भर जाए, खर्चों के गड्ढे भर जाए, जब गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ आ जाए, सब जीवन एकदम आसान हो जाए, उसके बाद भी पैसा आता रहे, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ने की इनकम कहते हैं। और जब एक बार ब्रेक इवन पॉइंट टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद पैसा ही पैसे को कमाता है। आज RC मेडिन्स में हमने 2007 में ब्रेक इवन पॉइंट तोड़ा। उसके बाद जो पैसा आता गया उसको हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करते गए, और इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे से ही पैसे की इनकम आती है। अगर मैं FD कराऊंगा तो वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर मैं गोल्ड खरीदूंगा उसकी रेट आ जाएगी, अगर मैं जमीन खरीदूंगा उसकी रेट आ जाएगी, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे दूंगा उसका भी मेरे को किराया आ जाएगा। इसका मतलब है मैं जो भी पैसा लगाऊंगा वो पैसे ही पैसे को कमाएगा, और एक स्टेज बाद आपकी जो करंट की जो इनकम है उससे को भी इन्वेस्टमेंट की इनकम को क्रॉस कर देता है। आज हमारे साथ यही है कि आज
वो सारे ब्रेक इवन पॉइंट को हमने तोड़ दिया है। एक समय था जब बीबी के पास ज्वेलरी बॉक्स नहीं था, लेकिन 2007 के बाद इतनी ज्वेलरी पहनाई कि ज्वेलरी पहनने से ही नफरत हो गई। दोस्तों, क्या सपना होता है? सपना यही तो होता है कि आपका बैंक बैलेंस फुल होना चाहिए। आइए ना भीलवाड़ा के अंदर हमारे बैंक मैनेजर के पास आइए और उससे पूछिए। दोस्तों, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदमी पूरे दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, करता क्या है। दोस्तों, कई बार जब वो बैलेंस देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गेम चेंज करना है तो आगे सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरा गेम चेंज हुआ, ये मैंने अपनी स्टोरी सुनाई। आपको गेम चेंज करना है कि नहीं करना, आप ये बोलिए। अगर आपको गेम चेंज करना है तो आपको यहां पर बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, इससे आपके जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कैसे किया, अगर मैं आपको ये बता दूं तो आप भी निश्चित रूप से इस गेम को चेंज कर पाएंगे। अगर आपकी इजाजत तो बता दूं, क्योंकि ये गेम चेंज कैसे होता है मैं एक छोटे सी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मेरी क्या स्टोरी रही थी और आप क्या करने जाएंगे और आपके साथ क्या होगा, वही चीज मैं आपके साथ बताता हूं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति दो कैटेगरी में होता है, या तो गरीब या मिडिल क्लास होता है, या फिर वो अमीर और सुपर अमीर होता है। हर व्यक्ति को अगर हम दो बोतल के माध्यम से समझें, जैसे ये दो बोतल हम बना लें, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है और यही आज आपका सूत्र है। ड्राइंग आपकी खराब है, पढ़ने में आप खराब हैं, फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं, जैसे मैं हुआ इस बिजनेस में। ये दो बोतल बना लेते हैं, ये दो बोतल बना दी, इससे हम मान लेते हैं ये एक गरीब आदमी की बोतल है और ये एक अमीर आदमी की बोतल। सब लोग गरीब आदमी पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं, पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं और हम ये पैसा कमाते जाते हैं। बोतल भरना चाहिए, जिसकी बोतल भर जाएगी वो अमीर बन जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है, ये बोतल भरती नहीं। क्यों नहीं भरती? क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद होते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आपके घर का खर्चा, खाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा और अन्य एजुकेशन के खर्चे, इतने तरह के खर्चे होते हैं कि हम पैसा कमाते हैं, बोतल में डालते हैं, लेकिन ये बोतल कभी भरती नहीं। ये बोतल अगर नहीं भर रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे हम जिम्मेदार हैं ना। ये बोतल आप नहीं, आपके पिताजी नहीं भर पाए, दादाजी, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, किसी दादाजी में इतनी ताकत नहीं कि इस बोतल को भर पाए। क्योंकि ये बोतल इसलिए नहीं भरेगी क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद हैं और पूरे जीवन निकलने के बाद भी ये बोतल नहीं भरती। कुछ लोग थोड़ी कंजूसी कर कर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर कर, थोड़ी बचत करके इस बोतल को भरने का प्रयास करते हैं। लोग बोतल थोड़ी सी भरती है, तभी इमरजेंसी छेद खुल जाता है, घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, घर में किसी की टांग टूट जाती है और ये बोतल पूरी की पूरी खाली। ये 90% लोगों की बोतल है, यानी आपकी और हमारी बोतल है। लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं, अमीर आदमी की कैसे बोतल होती है? अमीर आदमी भी पैसा कमाता है और बोतल में डालता है। और मजे की बात है, इसके नीचे भी खर्चों के छेद होते हैं बोतल के नीचे, और ये आपसे कम खर्चा नहीं करता, ये आपसे ज्यादा खर्च करता है। आपके पास 10,000 का मोबाइल है तो इसके पास 1 लाख का मोबाइल है। आपके पास 10 लाख का मकान है, इसके पास 10 करोड़ का मकान है। आप शादी में 20 लाख खर्च करते हैं, या शादी में 20 करोड़ रुपए खर्च करता है। आप 10,000 साल की फीस में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए साल की फीस में बच्चों को पढ़ाता है। फिर भी इस अमीर आदमी की बोतल एकदम खचाखच भरी रहती है, ये पैसा अच्छा लगता रहता है। हम मंदिर में भी जाते हैं ना दोस्तों, तो 2 रुपए का सिक्का डालते हैं, 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, तो सिक्का डालने से पहले चेक करते हैं कितने रुपए का सिक्का है। और इन आदमी को सिर्फ कहीं चीफ गेस्ट बना दो ना तो ये 10 लाख रुपए का चेक दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि इनकी बोतल खचाखच भरी है, इनके पास इतनी इनकम आती कि इनको भी पता नहीं कि कितनी इनकम आ रही है। अब इसको थोड़ा आगे समझते हैं। इतना खर्चा करते हैं फिर भी इनकी बोतल भरी रहती है, क्योंकि इनका फ्लो ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर ये फ्लो इनकम तब तक कम रहेगा, तब तक ये बोतल कभी भरेगी नहीं। जब ये अनलिमिटेड फ्लो ऑफ इनकम आएगा तभी आपकी बोतल भरेगी। अब मजे की बात है कि ये जो अमीर आदमी है, क्या बचपन से अमीर है, जन्मजात अमीर है? नहीं दोस्तों, ये अमीर जन्मजात नहीं थे। ये वो आदमी हैं जिन्होंने गेम चेंज किया। गेम चेंज कैसे गेम चेंज किया? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिसको पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने गेम चेंज किया। तेंदुलकर एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, एकदम गरीब परिवार में। और मजे की बात यह है, गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी उसने क्रिकेट खेलना चालू किया,
जमकर क्रिकेट खेलना चालू किया, 8-8, 10-10 घंटे तक क्रिकेट खेलना चालू किया, इतने चौके लगाए, इतने छक्के लगाए, और दोस्तों भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ, और दोस्तों वहां पर भी इतने और चौके छक्के लगाए, भारत का कप्तान बना। और दोस्तों उस तेंदुलकर ने गरीब परिवार में पैदा होकर कर दिया गेम चेंज। अब तेंदुलकर के परिवार में कभी कोई गरीब आदमी पैदा नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी गरीब परिवार के घर में पैदा हुआ, लेकिन इतने हेलीकॉप्टर शॉट लगाए, भारत का कप्तान बना, भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बना, और आज उसने अपनी फैमिली का कर दिया गेम चेंज। अब उसके परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। ये गेम चेंजर लोग हैं। धीरू भाई अंबानी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, प्राइवेट नौकरी से करियर चालू किया, लेकिन इतना जोरदार काम किया, इतना जोरदार काम किया कि उन्होंने जब डेथ हुई थी तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, गेम चेंज। अब उनके फैमिली में कभी कोई गरीब पैदा नहीं होगा। यानी ये गेम चेंज आपको करना पड़ेगा। अगर आप गेम चेंज करने के लिए तैयार हैं तो मेरी आगे की वीडियो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि ये गेम आपसे चेंज नहीं होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जा सकते हैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर। लेकिन गेम चेंज करना है तो रुकिए दोस्तों, अब जो मैं अगले 10 मिनट बात करने जा रहा हूं उसको बहुत गहराई से आपको सुनना है। मेरा कैसे गेम चेंज हुआ, मेरी भी बोतल खाली थी, ये बोतल भरी थी, गेम कैसे चेंज हुआ वही मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों हुआ क्या था, ये आरसीएम कंपनी थी। मेरा दोस्त यानी मेरा बॉस मेरे पास आया, उसने कहा कि इस आरसीएम कंपनी से जुड़ जाएगा क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं। अगर तू आरसीएम कंपनी से जुड़ जाएगा, आरसीएम के प्रोडक्ट लेगा तो तेरा हो जाएगा गेम चेंज, क्योंकि तेरा खर्चे करने से इनकम आ जाएगी। ज्यादा समझता नहीं था। मुझे उसने कहा तू एक महीने में कितना खर्चा करता है? मैंने कहा एक महीने में मैं 8,000 रुपए खर्च करता हूं। तो उसने कहा कि एक साल में कितना होता है? तो मैंने कहा भाई 8 को 12 से मल्टीपल कर लो, इतना होता है। तू पूरे जीवन में कितना खर्च करेगा? तो फिर मैंने बता दिया। अब बता, तूने इतना किया खर्च और तेरे पिताजी ने कितना खर्च किया होगा, तेरे दादाजी, परदादाजी, लड़पड़दादाजी ने कितना पैसा खर्च किया, उस सारे पैसे का अगर 45% तेरे पास आ जाता था तो अमीर होता कि नहीं होता? मैंने कहा यार कैसी बात करते हो, अगर वो पैसा हमारे पास आ जाता तो हम अमीर बन जाते। लेकिन तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं था अमीर बनने का। लेकिन अब जो तरीका है, इस कंपनी का नाम हमने सिलेक्ट किया है। ये कंपनी से अगर तुम जुड़ जाओगे और तुम ये कसम खा लोगे कि मैं इसी कंपनी का प्रोडक्ट लूंगा तो तुम भी अमीर बन जाओगे। तो मैंने पहला प्रश्न किया कि मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट क्यों लूं, क्योंकि मैंने कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना जिसका नाम तुम आरसीएम बता रहे हो, नाम नहीं सुना। दोस्तों जब मैंने का नाम नहीं सुना तो मेरे बॉस ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे दिमाग में अभी तक फिट हो गई। मेरे बॉस ने मुझे कहा नाम नहीं सुना ना दोस्त, इसलिए अमीर बन सकते हो। जिस चीज का नाम तुम पहले सुन लेते हो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसे एग्जांपल, लक्स साबुन का नाम तुमने टीवी पे सुना, टीवी पर वो नाम लेकर कौन आई थी? एक हीरोइन आई थी। उस हीरोइन ने आकर उस टीवी की तरफ मुंह कर आपको बोला ये मेरे साबुन जो है ना रूप का राज है, और आपको नाम जब सुनाया गया तो आप तुरंत दुकान पर नाम लेने चले गए। मजे की बात है ये साबुन तुम लेने गए नाम सुनकर, इसलिए जो रेट लिखी है वही तुम्हें देनी पड़ेगी। लेकिन जिसने नाम सुनाया है, उस हीरोइन ने आपको नाम सुनाया है, तो मजे की बात है साबुन का कुछ परसेंटेज भाग उस हीरोइन के पास जाएगा। जब भी नाम सुनकर माल लेने जाओगे तो पैसा जाएगा, और जब भी नाम सुनाओगे तो पैसा आएगा। अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब किसी प्रोडक्ट का नाम सुना रहे हैं तो उनके पास पैसा जा रहा है, और हम सुनकर जा रहे हैं तो पैसा हमारा जा रहा है। इसलिए आप पैसा लाना चाहते हो कि पैसा देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आज के बाद अमीर बनना चाहते हैं तो नाम सुनाने वाले बन जाओ। हो सकता है अमिताभ जितने फॉलोअर आपके पास ना हो, लेकिन आप अपने गांव के तो अमिताभ बच्चन हैं, आप अपने मोहल्ले के तो अमिताभ बच्चन हैं, आप अपने दोस्तों में तो अमिताभ बच्चन हैं। आप अपने दोस्तों के थ्रू इस चीज के बारे में आप सुनाइए। यानी नाम सुनकर माल लाओगे तो पैसा जाएगा, और नाम सुनाने वाले बनोगे तो पैसा वापस आएगा। मेरे को लगा कि यार एकदम बात सही करा। मैंने कहा ये तो बात एकदम ठीक है साहब, समझ लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन दोस्त तुम्हारी कंपनी बनाती क्या है? तो बॉस ने कहा कि ये कंपनी अभी कपड़ा बनाती है। मैंने कहा कपड़ा तो हम साल में एक बार खरीदते हैं, तो पैसा हर महीने कैसे आएगा?
तो मेरी अपलाइन ने बहुत बड़े विजन की बात बताई। उसने कहा, कपड़ा तुम एक बार खरीदते हो मुझे भी पता है, लेकिन ये कंपनी सिर्फ कपड़े की नहीं है। विजन को समझो, तुम लगातार लगे रहोगे, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो एक दिन सब आएगा। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट आएंगे। और मजे की बात है, आज वो दिन है 20 साल बाद, आज कंपनी के पास हर प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट। सुबह टॉयलेट में जाओ, टॉयलेट क्लीनर आरसीएमएस का, पेस्ट करो आरसीएमएस का, नहाने का साबुन आरसीएमएस का, वॉशिंग पाउडर आरसीएमएस का, हेयर ऑयल आरसीएमएस का, क्रीम आरसीएम की, परफ्यूम आरसीएम का, डीओ आरसीएम का, अंडरगारमेंट्स आरसीएम के, पैंट आरसीएम की, शर्ट आरसीएम की, सूट आरसीएम की, जूते आरसीएम के, बेल्ट आरसीएम की, पर्स आरसीएम की, नमक, नमकीन, मसाला, आटा, 100% न्यूट्रिशन से लगाकर, स्टेशनरी से लगाकर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से लगाकर एक एक एग्रीकल्चर तक के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास है और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में ये सारे प्रोडक्ट आएंगे। जब विजन की बात की, मैंने कहा ये सब आएंगे, तो मैंने बिलीव किया और मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं ये बात से सहमत हो गया। लेकिन मैंने तीसरा प्रश्न पूछा कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है? तो मेरी अपलाइन ने फिर एक नई बात बताई। दोस्तों, ये बात को आप बहुत ढंग से सुनना, आम आदमी की बात नहीं है, और ये बात समझ गए तो आप खास बन जाएंगे। मेरी अपलाइन ने मुझे कहा कि क्वालिटी सुनने और बोलने का सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटी चेक करने का सब्जेक्ट है। जब कोई क्वालिटी को बारे में आपको पता करना हो तो सुनिए मत, क्योंकि सुनने वाले का अपना अलग विचार हो सकता है। गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन ये गारंटी नहीं है सबको पसंद हो। इसलिए क्वालिटी के बारे में कभी किसी से पूछना नहीं, क्वालिटी के बारे में हमेशा आपको यूज करके पता करना है। अब कोई कहे कि आरसीएम का प्रोडक्ट खराब है कि खराब अच्छा है, अब मेरे से पूछोगे कि आरसीएम का प्रोडक्ट कैसा है, तो दोस्तों मेरी तो मजबूरी है, मैं बोलूंगा अच्छा है क्योंकि मुझे पैसा आता है। अगर मेरी बात पर आप मान लेते हैं तो आप मूर्ख इंसान हैं, आपको मेरी बात कभी नहीं माननी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? क्वालिटी को चेक करना चाहिए। कैसे क्वालिटी को चेक करना चाहिए? आरसीएम के शॉप पे जाइए, 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता है, उसे यूज करके देख लो। नमकीन 10 रुपए में आती है, उसे यूज करके देख लो। अगर 9 रुपए में नहाने का साबुन आता है, उसे नहा कर देख लो। और 9 रुपए में नहीं है, 1 रुपए का शैम्पू का पाउच आता है, उसे यूज करके देख लो। लेकिन आज के बाद किसी से पूछना मत क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी यूज करने का सब्जेक्ट है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह बात जब मैंने समझ में आई तो मैंने चौथा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न था मेरा, रेट तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अक्सर कंपनियां जो क्वालिटी का दावा करती है वो मनमाने दाम में चीज लेती है। जो मार्केट में 10 रुपए में चीज मिलती है उसकी रेट वो 20 रुपए 40 रुपए तक रखती है, और सिर्फ ये कहती है कि हमारे अंदर ये चीज डली हुई है और इस तरह का हमने अंदर विशेषता है, और वो तेज गति से ज्यादा रेट में आपको प्रोडक्ट दे देती है। तो मैंने चौथा प्रश्न पूछा रेट का, कि आपकी रेट ज्यादा तो नहीं है। दोस्तों, अगेन मेरी अपलाइन ने जो बात मुझे बताई, मेरे दिमाग में वो बात फिट हो गई। उसने कहा रेट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। रेट जो विषय वस्तु है, अंदर डाले गए सामान से रेट डिसाइड होती है। यानी जब भी किसी चीज की तुलना करनी है तो आप तुलना कीजिए उसके कंटेंट के आधार पर, क्योंकि कार 2 लाख रुपए की भी आती है, कार 2 करोड़ की भी आती है। 2 लाख की जो कार आती है ना दोस्तों, यहां से अगर आपको दिल्ली जाना है ना तो पूरे शरीर की मसाज फ्री में हो जाती है, और कार इतनी उछलती है कि भाई अगले 4 दिन तक आपको रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन 2 करोड़ की जो कार होती है ना, उसका गेट भी इस तरह से खुलता है, ऑटोमेटिक एसी लगे हुए हैं, मसाजर लगे हैं, आपकी सेवा करना वो गाड़ी चालू कर देती है, भीनी भीनी गाने आप सुनते हैं एक बेहतरीन म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। ये भी गाड़ी है दोस्तों, 2 लाख की भी गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी भी दिल्ली जाती है, 2 करोड़ की गाड़ी भी दिल्ली जाती है। गाड़ी में फर्क है उसकी कंफर्टनेस का, उसके कंटेंट का। लेकिन कुछ समझदार आदमी आपके आसपास बैठे होंगे, वो आपको मिलेंगे, वो कहेंगे पागल हो गया, इतनी महंगी गाड़ी खरीद के क्या करेगा, गाड़ी तो दिल्ली ही जाना है ना भाई, 2 लाख में जाओ या 2 करोड़ में। ये आम आदमी की सोच है मेरे दोस्तों। मेरे एक दोस्त को मैंने कहा कि भाई मैं 2 करोड़ की गाड़ी लूंगा, तो मेरे दोस्त ने भी इसी कहा 2 करोड़ की गाड़ी लेके क्या करेगा, 2 लाख की ले ले, जाना तो दिल्ली ही है। मैंने कहा भाई उस गाड़ी में बैठे तो पता ही नहीं चलता कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा बेवकूफ, गाड़ी भी ले रहा और पता ही नहीं चल रहा, कम से कम ट्रैक्टर ले ले, पता तो चलेगा कि गाड़ी कैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट,
अगर आपको तुलना करनी है तो कैसे तुलना करनी मैं आपको बताता हूं। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका कंपैरिजन कभी भी किसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से नहीं होता। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हम जो कंपैरिजन करते हैं वो मार्केट के प्रोडक्ट से करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के प्रोडक्ट तो हमेशा आम रेट से ज्यादा होते हैं। उनको कोई ना कोई फॉर्मूला बताने का लाना पड़ता है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी लानी पड़ती है जिसके अंदर वो बताते हैं कि हमारा कंसंट्रेट फॉर्मूला है इसलिए रेट ज्यादा है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के प्रोडक्ट हमेशा महंगे होते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं उससे ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि उस कंपनी के साथ एसोसिएट हूं जहां पर किसी भी प्रोडक्ट की तुलना मार्केट की रेट से की जाती है। हमारे दोस्त जब प्रोफाइल लेके घूमते हैं, कंपैरिजन चार्ट लेके घूमते हैं, तो उसके अंदर किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोडक्ट नहीं होता, उसमें मार्केट के प्रोडक्ट से लेकर कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, आरसीएम का 9 रुपए का नाने का साबुन लीजिए और मार्केट का भी 9 रुपए का नाने का साबुन लीजिए और उन दोनों को यूं घुमाकर देखिए और उसके पीछे जो कंटेंट लिखे हैं उसमें लिखिए। आरसीएम में लिखा है 76% टीएफएम टोटल फैटी मटेरियल 76%, ग्रेड ए और 100% प्योर वेजिटेबल ऑयल। ये सारे कंटेंट 9 रुपए में। और मजे की बात है मार्केट में कोई भी साबुन 9 रुपए में इस कंटेंट का नहीं मिलेगा आपको। नमक आता है भाई साहब, नमक बड़ी ब्रांडेड कंपनी का 20-22 रुपए केजी आता है और आरसीएम का वही नमक 14 रुपए केजी में आपको मिलता है। इसका मतलब यह है कि ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज्ड साल्ट वो सेम टू सेम चीज आपको मार्केट की रेट में या मार्केट से कम रेट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो इस प्रोडक्ट में, इस क्वालिटी में कोई रेट अवेलेबल कराए। तो रेट की तुलना जब आपको करनी है तो हमेशा करनी है सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट। जब मैंने चारों प्रश्नों के उत्तर लिए तो मैंने सोच लिया कि मुझे इस आरसीएम को करना है। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि मैं जैसे आरसीएम से जुड़ा हूं तुम्हें भी आरसीएम से जुड़ना पड़ेगा, और अगर तुम आरसीएम से जुड़ गए तो तुम्हें जो भी प्रोडक्ट है आज के बाद आरसीएम से लेने हैं, क्योंकि ये चारों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अगर तुमने ये प्रोडक्ट आरसीएम के लिए तो इस प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट तुम्हारी ही बोतल में वापस आ जाएगा। दोस्तों मजे की बात है, जो खर्चा किया है खर्चे में से इनकम। ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ है तो बताइए। खर्चा करने से पैसा जाता है, खर्चा करने से पैसा सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के अंदर आता है। वही सामान जो मार्केट में लेते हो, मार्केट के लाला से सामान लेते हो तो लाला अमीर बनता है, और यहां पर आप आरसीएम से कोई सामान लेते हो तो आप ही के पास इसका पैसा आता है। जब ये पैसा मेरे पास आया, पहले मेरे घर में 226 रुपए की इनकम आई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब मेरे पास 226 आई तो मुझे पता चल गया कि 226 रुपए मेरे पास आए हैं। अगर इतना माल लेने से तो मैं और ज्यादा माल लूंगा, लोगों को और माल दिलाऊंगा तो मुझे ज्यादा इनकम आएगी। मुझे बिलीव हो गया कि 226 आते हैं तो 2000 भी आएंगे, 2 लाख भी आएंगे। लेकिन ये बात मैं समझा नहीं सकता था। समझा तब तक नहीं सकते हो जब तक आप समझाने वाले नहीं बन जाते हो। दोस्तों समझना अलग बात है, कन्विंसिंग अलग बात है। कन्विंसिंग प्रैक्टिस से आती है, कन्विंसिंग लगातार करने से आती है। लेकिन जब आप बिना समझे बताएंगे तो लोग आपसे कन्विंस नहीं होंगे। मेरे पास फ्लाइट में भी कोई आदमी बैठा रहता है तो मैं उसे समझा देता हूं, और आप अपनी वाइफ को, अपने भाई को भी ये बात नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने समझा है, समझाना नहीं आता। लगातार मीटिंग में, ट्रेनिंग में, काउंसलिंग में जाने से आप समझाने में परिपक्व होंगे। जब कम्युनिकेशन पावर आपकी आएगी तब आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। और ये कम्युनिकेशन पावर को डेवलप करने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगता है, और लगातार ये काम करते हैं तो 4 से 5 साल में आप कामयाब व्यक्ति की तरफ श्रेणी में आ जाते हैं। तो मैंने माल खरीदा और मुझे ही इनकम आ गई, तो मैं अपने दोस्तों के पास गया। मेरे उस समय 8-10 दोस्त होते थे। मैं दोस्त के पास गया। मैं पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, मैं नौकरी करने लग गया, लेकिन वो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आज मेरे कई दोस्त डॉक्टर हैं, विदेशों में सर्विस करते हैं, इंजीनियर हैं। उस समय मेरे साथ थे तो मैंने उन्हें कहा कि देखो भाई, मैंने ऐसे ऐसे आरसीएम का माल लिया, 226 रुपए की इनकम आई, आने वाले समय में 1 लाख भी आएंगे, इसलिए अभी से समझ जाओ इस बिजनेस को हमें करना चाहिए। तो मेरा दोस्त मेरे ऊपर बहुत तेज हंसा। उसने मुझे धीरे से कहा कितने आएंगे? मैंने कहा 1 लाख। तो उसने कहा कितने आएंगे? 1 लाख। मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू पहले 1 लाख रुपए ला के बता। आपको भी यही कहेंगे दोस्तों, पहले तू करके बता फिर मैं आने वाला हूं। दोस्तों पहले दोस्त ने मना कर दिया। जब मैं दूसरे दोस्त के पास गया, दूसरे दोस्त से मैंने कहा कि भाई आने वाले समय में 1 लाख आएंगे,
तो मेरे दोस्त ने कहा कितने आएंगे? मैंने कहा 1 लाख। तो उसने कहा भाई तू तो मेरा सगा भाई है, 50,000 तो मुझे देगा ना? उसने भी मुझे मना कर दिया। जिस भी दोस्त के पास गया उसने कोई ना कोई बहाना देकर मना कर दिया। अल्टीमेट सबसे एंड में मैं अपनी सिस्टर के पास गया था जिसका नाम था चंदा बोरा, जिनकी शादी हो चुकी थी, और मुझे लगा कि सब लोग मना कर देंगे लेकिन मेरी सिस्टर मुझे मना नहीं करेगी। ये सिस्टर और ब्रदर की बाउंडेशन होती है, बाइंडिंग होती है, और इस वजह से ये बिलीव का रिश्ता है। और शुरुआत में वो लोग आपकी डाउनलाइन में आएंगे जो कंपनी के ऊपर कम और आपके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए मेरे भाई, गलत कंपनी के सिलेक्शन से अगर आपने ये एक शक्ति का इस्तेमाल पहली बार में कर दिया तो आपकी उसके बाद इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए कंपनी का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा सही तरीका है। आपको सही तरीके से कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी सिस्टर के पास गया। सिस्टर जिया जी के मिर्च का होलसेल का कारोबार था। मैं अपनी सिस्टर के पास गया और सिस्टर ने को मैंने कहा कि सिस्टर तुझे जोड़ना है। तो मेरी सिस्टर ने कहा हम तो पहले ही जुड़े हुए हैं, भाई बहन है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो वाला जोड़ना नहीं, मुझे इस बिजनेस में जोड़ना है। तो मेरी सिस्टर ने RCM का नाम सुने बगैर, प्रोडक्ट को सुने बगैर, कोई प्लान देखे बगैर मेरी सिस्टर ने एक ही लाइन कही, अरे तू लेकर आया है तो जुड़ जाएंगे ना। ये बिलीव का रिश्ता है दोस्तों। यहाँ पर RCM नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ सिस्टर ये देख रही है कि उसका ब्रदर उसके पास कुछ लेकर आया है और उसका ब्रदर उसके लिए गलत नहीं कर सकता। और मेरी सिस्टर ने हामी भर दी और मेरे सिस्टर ने मुझे 1500 रुपए, उसकी बचत थे उससे, बिना जीजा जी को पूछे मुझे 1500 रुपए दे दिए और वो ज्वाइन हो गई। सिस्टर को मैंने धीरे से कहा कि भाई आप तो ज्वाइन हो गए, अब आप 2-4 पड़ोसी को बुला दो, मैं उन्हें भी समझा देता हूं। तो मेरी सिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस से खुद नहीं बिजनेस ने समझा और 3-4 लोगों को और बुला लिया। और जब मैंने उन्हें बताया तो उनको समझ में आया, क्योंकि थर्ड पार्टी इंपैक्ट करता है। आपके नजदीक वाले लोग आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन वो लोग जो आपको जानते नहीं है, जब आप उनको बोलते हैं तो वो आपकी बात को ढंग से सुनते हैं। हम अपने आदमी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे 3-4 लोगों ने, उनकी सिस्टर के 3-4 सहेलियों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और सिस्टर ने, पहले मैंने RCM का माल लिया तो सिस्टर के घर में इनकम आ गई। जी हाँ दोस्तों, सिस्टर के घर में 512 रुपए आ गए। अब सिस्टर के घर में तो 512 आ गए, लेकिन सिस्टर के माल लेने से मेरे पास भी इनकम आ गई। जब सिस्टर को 512 आए, जीजा जी ने अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने कहा ये 512 कहां से आ गए, मैंने तो कुछ लिया नहीं, कुछ किया नहीं। तो मेरी सिस्टर ने कहा मुकेश आया था, उसने ऐसे प्लान बताया, अपने 3-4 लोगों को ज्वाइन कराया, मेरी सहेलियों को ज्वाइन कराया और ये माल लेने से 500 रुपए 12 रुपए आ गई। तो जीजा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, माल लेने से इनकम आ गई। तो इन्होंने फोन पर अपने जीजा जी को बता दिया। जो जीजा जी का नाम मैं बता रहा हूं, ये सिस्टर का नाम है चंदा बोरा। चंदा बोहरा, सी इज रूबी पिनेचिवर नाउ। और मजे की बात है, 1 महीने की इनकम आती है 2,50,000 रुपए पर मंथ वर्तमान में, सिर्फ एक बिलीव करने की वजह से। अब मेरे जीजा जी ने, उनके जीजा जी हैदराबाद में रहते थे, मिस्टर ML रुगलेचा, मिस्टर दिलीप कुलकर्णी और तमाम जो नीचे 25-30 एमराल्ड पिनेचिवर, एमराल्ड एंड अबव, वो मेरी सिस्टर के जीजा जी की डाउनलाइन के अंदर है। और मजे की बात है कि जीजा जी ने जीजा जी को बताया कि ऐसे माल लेने से इनकम आई। तो जीजा जी ने कहा कि ऐसा कोई काम है तो हमें भी बताओ। अब भीलवाड़ा से बिजनेस हैदराबाद में निकल गया। हैदराबाद वाले जीजा जी ने RCM का माल लिया तो जीजा जी को इनकम आ गई, मेरी जीजी को इनकम आ गई और मुझे भी इनकम आ गई। अब ये पूरा बिजनेस प्लान मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस को कैसे करना है। फिर मैं अब कॉन्फिडेंट हो गया कि बिजनेस कैसे चलता है थर्ड पार्टी के थ्रू। अब लोगों के पास में जाने लगा और मैंने कहने लगा कि भाई आप कुछ मत करो, अपने साले को, अपने जीजा को पकड़ के लाओ। और मजे की बात है, आज मेरी टीम में 1 करोड़ से ज्यादा जीजा साले हैं और 1 करोड़ से ज्यादा जीजा साले होने की वजह से आज मेरे पास टाइम बहुत है। दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं। 1 करोड़ लोग 1 मिनट भी काम करें तो मेरे पास एक दिन में 1 करोड़ मिनट है। पैसा इतना है कि दोस्तों खर्च नहीं करते उससे पहले आ जाता है, बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा है कि आज इस होटल में बैठकर मैं आपके सामने ये लाइव आ रहा हूँ। ये पूरी होटल 3 स्टार होटल जो अभी बंद पड़ी है, इसके अंदर मैं शूटिंग कर रहा हूँ। और मजे की बात है, ऐसी और भी होटल्स हैं, मेरे और भी कई तरह के बिजनेस हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि पैसा आएगा तो करेंगे क्या, पैसा आएगा तो पैसा इन्वेस्टमेंट ही आपको करना पड़ेगा। आज लाइफस्टाइल ऐसी है कि समय मेरे पास खूब सारा है, पैसा मेरे पास खूब सारा है और सबसे दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली चीज है सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी। आप जो भी नौकरी और बिजनेस कर रहे हैं, आपका बच्चा भी उस बिजनेस को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये गारंटी नहीं है।
वो कामयाब होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन मुकेश कोठारी इस दुनिया में जिस दिन नहीं रहेगा, इसके बच्चे के पास आज जो बिजनेस है वो का वो ही हूबहू ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आज 10 लाख 20 लाख 25 लाख की इनकम है तो वही इनकम मेरे बच्चे को मिलेगी, चाहे मेरा बच्चा अनपढ़ ही क्यों ना हो। दिस इज द सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी वाला और कोई बिजनेस आपके पास नहीं है। आज मैं 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, 1 महीने के लिए लंदन जाता हूं, तो मुझे कोई इनकम की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को इनकम इसलिए आएगी क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर है और आप मेरे बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब आप अपने लिए काम करते रहेंगे तो मेरे लिए वो इनकम आएगी आएगी। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपको काम करना है तो आप आइए, लगातार चलिए,